चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मेरे भाई, आप लोग को मालूम है कि आज हम 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा जलाक्रांता। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हिटेड पॉइंट है। ये सब बराबर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जलाक्रांता या जलक्रांता दोनों शब्द का यूज कर सकता है। जलक्रांता। मेरे भाई एक बार पेन नीचे रखिए। जलक्रांता क्या है उसको समझ लीजिए। मेरे भाई, खेत में अत्यधिक सिंचाई करने के बाद, अत्यधिक सिंचाई का मतलब हुआ अधिक पानी डालने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्हीं समस्या को जलाक्रांता कहा जाता है। अब क्या समस्या उत्पन्न होती है वो जान लीजिए। जब हम खेत में अत्यधिक सिंचाई करते हैं, अधिक पानी डालते हैं, तो खेत में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। अर्थात नमकीन गुण और एसिड का गुण, क्षारीय मतलब एसिड होता है, ये दोनों बढ़ जाता है। और ये जब दोनों बढ़ जाता है तो खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसी को कहा जाता है जलाक्रांता। और मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक चीज स्मरण करा दूं कि अपने यहाँ, जैसे बिहार की मैं बात करता हूँ, बिहार में जो भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो रही है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन पंजाब, गुजरात, ये सब राज्य की जो भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो रही है, उसका मुख्य कारण है जलाक्रांता, अर्थात अत्यधिक सिंचाई। क्यों अत्यधिक सिंचाई होती है वहां पर? क्योंकि हर किसान के खेत तक बिजली पहुंची हुई है और सरकार के द्वारा समय समय पर मुफ्त बिजली किसान को दी जा रही है। परिणाम स्वरूप किसान खेत का सिंचाई बेवजह करते रहते हैं, जिससे खेत की लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है और फिर वहां की भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो शायद जलाक्रांता क्या होता है उसको आप नहीं समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अत्यधिक सिंचाई से खेत में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे जलाक्रांता कहा जाता है। जरूरत से अधिक सिंचाई करने पर खेत में क्षारीय और लवणीय गुण, खेत में क्षारीय और लवणीय गुण बढ़ जाता है, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता कम होने की संभावना बनी रहती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जलाक्रांता ही है। तो इस तरह से आपने जलाक्रांता को समझ गए और हमने लिखा भी दिए। अगर फिर भी इसको लेकर, अर्थात जलाक्रांता को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, हम लेट से जुड़े थे, एक बार फिर से बता दीजिए। किस चीज को फिर से बता देंगे? जलाक्रांता को? हाँ, हमने बताए थे कि अत्यधिक सिंचाई करने के बाद जब भूमि में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसी समस्या को जलाक्रांता कहा जाता है। यही बताए थे जी। और किसी को समस्या? चलो, तो लगता है कि अब आप लोग को किसी भी तरह की समस्या नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका वर्धन काल। बहुत ही सुंदर पॉइंट है।
और एक बार पेन नीचे रखिए, सुन लीजिए वर्धन क्या होता है मेरे भाई। वर्धन का तात्पर्य यहाँ पर है बढ़ने से, और काल का तात्पर्य यहाँ पर समय से, अर्थात फसल को लगाने से लेकर और पकने तक के बीच के जो समय होता है, बीच के जो अनुकूलित उसके लिए जलवायु होता है, वही अनुकूलित जलवायु, वही अनुकूलित समय वर्धन काल कहलाता है। तो शायद अब वर्धन काल समझ गए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फसल के बोने से लेकर पकने तक के बीच के समय को वर्धन काल कहा जाता है। हर फसल का वर्धन काल अलग अलग होता है। फसल का उत्पादन वर्धन काल पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपने वर्धन काल की समझ गए। और एक और शानदार पॉइंट आपके बीच अभी आ रहा है, वो है हरित क्रांति। लिख लो मेरे भाई, हरित क्रांति। एक बार सुन लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए हरित शब्द, हरित मतलब यहाँ पर हरा भरा से, हरा भरा का तात्पर्य यहाँ पर खेत में लगे फसल से है। और क्रांति का अर्थ क्या होता है वो सुन लीजिए। क्रांति शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई काम तेजी से होता है या अधिक होता है, उसको क्रांति कहा जाता है। समानता, लड़ाई झंझट, आंदोलन इत्यादि के लिए सब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लड़ाई झंझट आंदोलन बड़ी तेजी से होता है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि क्षेत्र के उस परिवर्तन से है जिसमें उत्तम खाद, उत्तम बीज, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करके खेती की जाती है या खेती की गई है। परिणाम स्वरूप उत्पादन दर या उत्पादन काफी अधिक हुआ है या होता है, तो उसी को कहा जाता है हरित क्रांति। तो शायद हरित क्रांति आप समझ गए। चलिए अब आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि क्षेत्र में हुए ऐसे परिवर्तन से है जिसमें उत्तम बीज, उत्तम खाद, वैज्ञानिक यंत्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों आदि का उपयोग कर उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि की जाती है। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई थी, जिसमें गेहूं के साथ साथ अन्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से मेरे भाई हमने हरित क्रांति को समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसको लेकर कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो अच्छी बात है, इसमें ज्यादा समस्या आप लोग को नहीं है। बच्चे मैं बता दूं, आज आगे भी हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।